नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अभी पेपर डिस्कशन कर रहे हैं 2019 का एफएसएसएआई का फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर है एफएसओ का, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने जो पहले डिस्कस किया था वो पार्ट बी के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो 75 वेटेज कैरी करता है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट वाला मेन पोर्शन है उसके हमने 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए थे, यानी यहाँ तक। और बाकी के जो हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि 21 से 40 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी के बाद में देखेंगे। तो जिसने भी पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, जो क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था पेपर में, वो ये पूछा गया था, चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी शुड बी वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ। कहने का मतलब है जो चेयरपर्सन होता है फूड अथॉरिटी का, वो किस फील्ड में वेल वर्स्ड होना चाहिए। वेल वर्स्ड का मतलब है उसको किस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो किस फील्ड में अच्छा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए कितने ऑप्शंस कितने वैसे दिए गए हैं। अब जब फूड की बात हो रही है, इतनी बड़ी अथॉरिटी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एफएसएसएआई, तो उसका जो चेयरपर्सन होगा वो फूड साइंस से तो बिलोंग करेगा, वो अदर फील्ड से तो आएगा नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे सोशल साइंस लगाया हुआ है जिसका ये पेपर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, फूड साइंस। अच्छा, फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है हमारा एफएसएसएआई, उसमें 2 मेजर पर्सन होते हैं। 2 मेजर पर्सन कौन होते हैं? एक तो होता है सीईओ ऑफ द अथॉरिटी, और एक होता है कौन, एक होता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो होता है वो अपना जो एफएसएसएआई है उसका हेड होता है, एफएसएसएआई का हेड होता है। लेकिन जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, वो जो जितना भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है एफएसएसएआई का, उसका हेड होता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द डायरेक्टर ऑफ एपेडा इज़ अपॉइंटेड बाय। जो एपेडा होता है उसका जो डायरेक्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको एपेडा जो है वो खुद ही अपॉइंट करता है, उसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। एपेडा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही अपॉइंट करता है उसको। उसके बाद में जो MRA है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोबियल रिस्क असेसमेंट। बहुत आसान है। उसके बाद में जो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 24 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि जो एन ऑटोनॉमस कॉमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड टू डेवलप इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज इज टर्म एज। देखिए, जो इसका आंसर जो होगा वो होगा सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन है ये एक तरीके से क्या करता है, ये हेल्प करता है क्या, कोऑपरेशन बैठाने में। यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है, स्पेशली आपको ये मरीन ट्रेड में देखने को मिलेगा। मरीन वाला जब आप देखेंगे, मरीन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में जब पढ़ेंगे, जब आप मेपटा के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ पे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और इसको COO भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। एक ऑटोनॉमस कॉमर्शियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ये ऑटोनॉमस का मतलब है कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये चाहे तो अपने डिसीजंस जो भी हैं उनको खुद ले सकता है। एक ऑटोनॉमस है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके बाद में एमपेडा की जो बात कर रहे थे, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड ये करता है, उसका जो फंक्शन होता है वो मेन क्या फंक्शन इंक्लूड करता है, वो होता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल मरीन प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट। ये इसका मेजर रोल और फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था जो रिस्क मैनेजमेंट है इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये है एफएसएसएआई को किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? जैसा कि हम फूड सेफ्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, फूड सेफ्टी एक्ट की वजह से ही बना है एफएसएसएआई। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसी पे डिपेंड है ये एफएसएसएआई। उसके बाद में जो खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर, वह व्यक्ति है जो खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर का मतलब ये है, फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है, कौन होता है? तो फूड बिजनेस ऑपरेटर वो होता है जो व्यवसाय चलाता है, यानी कि जो बिजनेस चलाता है, और जो एफएसएसए अधिनियम यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है उसके जो रूल्स हैं और जो उसके रेगुलेशंस हैं
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो वो होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस मीन्स क्या होता है? फूड बिजनेस मीन्स का मतलब यही होता है कि जो सेल ऑफ फूड और फूड इंग्रेडिएंट, किसी भी फूड की सेल या फिर फूड इंग्रेडिएंट की सेल अगर प्रॉफिट के लिए या फिर बिना प्रॉफिट के लिए अगर की जा रही है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब फूड बिजनेस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी फूड एफएसएसएआई हैज़ लॉन्च्ड आ ट्रेनिंग टूल किट फॉर हेल्थ अंडर द स्कीम। देखिए, जो एफएसएसएआई है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसने ये एक प्रोग्राम ये लॉन्च किया जिसमें वो सेफ़ और हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया, वो उसमें क्या था, एक ट्रेनिंग टूल किट फॉर हेल्थ अंडर द स्कीम। वो किस स्कीम के अंडर में आता है? तो जागो ग्राहक जागो नहीं, स्वच्छ भारत भी नहीं, सात्विक खाना भी नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आयुष्मान भारत हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 ये पूछा गया था कि ये था, देहरादून बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हैज़ पायलट टेस्टेड टू कन्वर्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू। कह रहा है जो कुकिंग ऑयल को किस में कन्वर्ट किया गया था? कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट किया गया था बायो एविएशन टरबाइन फ्यूल में। देखिए क्या है, CSIR का एक इंस्टीट्यूट है देहरादून में, CSIR का एक इंस्टीट्यूट है देहरादून में जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसका नाम है, हैज़ पायलट टेस्टेड। पायलट टेस्टेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिसर्च की जाती है, अगर कोई R&D वर्क किया जाता है या फिर कुछ अगर नया इन्वेंट किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम उसका जो एक क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। फर्स्ट टाइम जो उसका ट्रायल करते हैं उसको हम पायलट टेस्ट बोलते हैं। तो फिर कुकिंग ऑयल को किस में कन्वर्ट किया गया था? कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट किया गया था बायो एविएशन टरबाइन फ्यूल में, और इस टरबाइन फ्यूल का एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा उस टाइम रिजल्ट निकला था, बोला गया था। तो ये था। उसके बाद में वन स्टेप रिसोर्स फॉर मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ फूड टेस्टिंग थ्रू ऑनलाइन इंटरफेस इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक वन स्टेप रिसोर्स है जो मैनेज कर सकता है फूड की ऑल एक्टिविटीज़ को, फूड की ऑल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है InfoLNet। InfoLNet का मतलब ये है इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क। तो इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क जो है एक सिस्टम है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू फूड की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं टेस्टिंग को लेकर के, उसको एक तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। फूड मीन्स एनी सब्सटेंस दैट, यहाँ पे बोल रहा है फूड मीन्स क्या होता है? तो ये जो छोटे छोटे टेक्निकल टर्म है ना, जैसे कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, फूड क्या होता है, तो इनकी जो डिफिनीशंस है ना, वो जो हमारा प्रीलिमिनरी वाला चैप्टर है वो सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो फूड के बारे में क्या है, फूड क्या हो सकता है, चाहे वो प्रोसेस्ड हो चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, बस उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर है तो वो फूड कहलाएगा। ठीक है। फिर ट्रांस फैट कैन बी अवॉइडेड बाय, देखिए ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं अनसैचुरेटेड भी होते हैं, उनको ट्रांस फैट बोलते हैं। ट्रांस फैट बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो ये ज़्यादातर मिल्क और मीट वगैरह में पाए जाते हैं, फिश वगैरह में थोड़ा स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अवॉइड वनस्पति घी फॉर कुकिंग, वनस्पति घी फॉर कुकिंग उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे हम ट्रांस फैट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर की क्या डिफिनीशन दी गई है? तो कंज्यूमर की जो डिफिनीशन इसमें दी गई है वो दी गई है पर्सन एंड फैमिलीज। पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली भी हो सकती है, परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड। सिंपल है, अगर किसी अपनी पर्सनल नीड के लिए अगर कोई फूड को लेता है तो वो कंज्यूमर कहलाएगा बस। उसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि MMPO, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ऑर्डर वाज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इसी एक्ट के अंडर में किसको लाया गया था? MMPO, जिसका फुल फॉर्म होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। IFS क्विक एक्सेस इज अ सिस्टम डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? IFS का मतलब यहाँ पे ये है इंडियन फूड स्टैंडर्ड क्विक एक्सेस। इसको किसने बनाया, किसने डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया है FSSAI ने। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो है हमारा
एज पर द प्रोविजन ऑफ MMPO, अभी हमने MMPO के बारे में ऊपर देखा क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, अ पर्सन डेयरी प्लांट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय एनी पर्सन और डेयरी प्लांट इज हैंडलिंग, अगर कोई डेयरी प्लांट है या फिर कोई पर्सन है किसी डेयरी प्रोडक्ट को अगर वो हैंडल कर रहा है मिल्क से रिलेटेड, तो अगर उसका जो पर डे अगर जो देखें अगर जो पर डे उसका कितना कंज्यूम होता है, कितना वो लीटर वो मिल्क अगर यूज़ करता है, अगर उसका अमाउंट 10,000 लीटर से ज़्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, तभी वो इसके इतना लेवल तक वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 ये है, थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग ऑफ FBO विल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस द फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। थोड़ा सा FBO के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया था एक प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड इज़ एन इनिशिएटिव टेकन अप अंडर अ 360 अप्रोच टू, किसके लिए था ये, फूड सेफ्टी एंड हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए लाया गया था ये प्रोजेक्ट। तो आपको आई होप 20 क्वेश्चंस ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि FSSAI में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ के जाना है कि सिलेक्शन, क्योंकि आपको कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है, और जनरल कैटेगरी वाले थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएँ तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 41 से, यानी कि 40 के आगे के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।